नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तगड़ी दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देर रात तक एमपी बीजेपी नेताओं की बैठक ली। बैठक में तय हुआ कि बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी, यानी इन यात्राओं के जरिए बीजेपी चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियों में बीजेपी जैसी धार फिलहाल नहीं दिख रही। हालांकि यात्रा तो वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यात्रा का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की तगड़ी तैयारी कांग्रेस के लिए क्या कड़ी चुनौती बनेगी, और आखिर कांग्रेस तैयारी के मामले में बीजेपी के सामने कहाँ खड़ी है, और बीजेपी को उसकी तैयारियों का चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। शाह ने तय की चुनावी रणनीति। विजय संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी, उज्जैन से होगा चुनावी शंखनाद। कांग्रेस के लिए क्या करेंगे नाथ? क्यों एक के बाद एक आधी रात शाह का बैठक लेना कोई आम बात नहीं है। एमपी में चुनाव है, लिहाजा शाह की मैराथन बैठक भी इसी से जुड़ी है। बुधवार को देर रात चली बैठक में अमित शाह एमपी बीजेपी के लिए रोड मैप सेट करके है। बीजेपी 1 महीने बाद यानी सितंबर में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। फिलहाल यात्रा की तारीख तय नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उज्जैन से शुरू होने वाली इस यात्रा के जरिए ही बीजेपी चुनावी शंखनाद करेगी। बीजेपी की यात्रा सर्वाधिक अंतरों से हारी हुई सीटों से निकलेगी, जिसकी जिम्मेदारी खुद बीजेपी के दिग्गज संभालते दिखेंगे। हालांकि चुनावी माहौल में आदिवासियों को साधने बीजेपी कुछ दिन पहले यात्रा निकाल रही है। इतना ही नहीं, विकास पर्व के जरिए भी बीजेपी सरकार लगातार प्रदेशवासियों को सौगात दे रही है। लेकिन विजय संकल्प बीजेपी खासी उत्साहित है। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो देखो, केंद्रीय नेतृत्व आके 4-4 घंटे बैठते हैं, संवाद करते हैं। कई नेता, वरिष्ठ नेता बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद बैठते हैं, लगातार संवाद करते हैं, बूथ इकाइयों से संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, रणनीतिक कार्य योजना बनाते हैं और मिशन 2023 पे काम कर रहे हैं। तो यही तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। बीजेपी की तैयारियों में धार दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह खुद हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में किसी भी लापरवाही का सवाल पैदा नहीं होता। वहीं अगर बात कांग्रेस की करे तो वो आदिवासियों को साधने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा की छाप ना तो जनता पर दिख रही है और न ही चुनावी मैदान पर इस यात्रा से कोई निशान बन रहे हैं। अगर निचोड़ कर एक बात कही जाए तो बीजेपी की तैयारियों के आगे कांग्रेस थोड़ी दूर खड़ी दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस की माने तो उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ये नजर भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा निकाले तो सवालों के जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी अगर यात्रा निकाले तो अपनी नाकामियों के ऊपर बात करे। लेकिन भाजपा तो आशीर्वाद ले रही है यात्रा निकाल के। भाजपा तो विकास की बातें कर रही है कि विकास कर दिया है, यात्रा निकाल के दिखाना पड़ रहा है वो विकास जो दिखता नहीं है जनता को। तो ये हम में और बीजेपी में अंतर है। हमारी छाप जनता के बीच है और हमारी यात्राएं जनता के लिए हैं और जनता की तरफ से हैं। तो साफ अंतर है। लाख कोई भी कह ले कि हमारी यात्राओं से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यात्राएं मध्य प्रदेश के भविष्य बदलने वाली। कांग्रेस की तैयारियों में तेजी अब कब आएगी ये तो वो ही जाने, लेकिन इतना तय है कि चुनाव में जिसकी तैयारियों में जितना दम होगा, सत्ता के वो उतनी ही करीब होंगे। इसलिए बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर दिन रात एक किया हुआ है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी एमपी से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। खैर, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा उसे सूबे की सत्ता तक फिर पहुंचा पाएगी या कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी, यह इस साल के अंत तक साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाडी टीवी। समय तो लगेगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और स्वागत तो कल बीजेपी ने अमित शाह का भी बड़ा जोरदार किया। 4 घंटे की मैराथन बैठक, समझाइश का दौर, रणनीति, तमाम सारे मुद्दे। और जो जन आशीर्वाद यात्रा पिछली बार हमने देखा था 3 बार से शिवराज सिंह चौहान निकालते थे,
इस बार लग रहा था कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन नए क्लेवर और नए त्रेवर के साथ 4 जगह से निकाली जाएगी। तो एक संदेश भी है कि अब सारे नेता बराबर के हैं, सबको मिलजुल कर सरकार बनाना है और इसीलिए 4 जगह से विजय संकल्प यात्रा है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, चूंकि चुनावी वर्ष है और अब बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर, और अमित शाह जो है वो लगातार सक्रिय है, वो बड़े रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी जो राजनीतिक कामयाबी है, खासतौर पर जो उनकी चुनावी कामयाबी है, उससे हम आप सभी वाकिफ हैं। बिल्कुल। पिछले चुनाव में वो जो थे मध्य प्रदेश में उन्होंने रणनीति बनाई थी और पार्टी ने, जैसा भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि जन आशीर्वाद रैली निकली थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ पिछड़ गई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए। अब ये जो विजय संकल्प रैली है, विजय संकल्प रैली जो है कई संदर्भों में जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो कार्यकर्ताओं को जो है मोटिवेशन भी है कार्यकर्ताओं के लिए, और उनको एक्टिव भी करना है। चुनाव से पहले मतलब एक जो जनसंपर्क है वो भी इसके माध्यम से होगा, और सरकार जो है अपना गेटअप भी ठीक करेगी, साथ में वो अपनी कमियों पर भी जो है वो जनता से एक फीडबैक लेगी और फिर उस आधार पर वो संकल्प पत्र भी तैयार करेगी और जनता के बीच में जाके उस तरह की घोषणाएं भी करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनावी मोड में है, तो मुझे लगता है कि उसने इस चुनाव को जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। आप इसको 2024 की पूर्व की तैयारी भी कह सकते हैं। जैसा भी आप कह रहे थे कि काफी उम्मीदें मध्य प्रदेश से, केवल मध्य प्रदेश से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आप ओवरऑल अगर आप देखें, अभी राजस्थान में आज मोदी जी थे, तो कुल मिलाकर ये है कि पूरा जो 23 और 24 है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी वर्ष है, और इसमें वो किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती। वो हर तरह से जो है चुनावी मोड में है, और जितना भी जो भी सेक्टर है, चाहे वो कार्यकर्ताओं से संबंधित हो या जनता के बीच में जाने की बात हो या जनता तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, तो उसको सबको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। और बहुत महत्वपूर्ण है इनकी ये जो विजय संकल्प यात्रा है, और काफी महत्वपूर्ण रहेगी, और इसका काफी असर भी आएगा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो देखना ये है कि इसकी तैयारियां किस तरह से पार्टी ने कर रखी है, और आगे इसके किस तरह से और इसके जो नए आयाम हमको देखने को मिलेगी जब यात्रा शुरू होगी, तभी जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, हमने देखा यात्राओं का इस देश में एक बड़ा दौर है, मध्य प्रदेश में भी है, देश में भी है, और चर्चित यात्राएं भी है। इनमें कुछ रथ यात्राएं रही हैं, कुछ पैदल यात्रा रही हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की यात्रा हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा हो, या 4 चुनाव से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन इस बार जो 4 जगह का चयन किया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना है। नगरीय निकाय में हमने देखा था कि ग्वालियर और मुरैना दोनों में उसके महापौर लंबे समय बाद आ रहे थे। ग्वालियर में तो 57 साल बाद, वो भी तब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में थे। जो सर्वे बीजेपी के आ रहे हैं कि वहाँ पर हालात भी बीजेपी के ठीक नहीं है। तो ऐसे में जब चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है, तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मिलेगी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन दोनों पर होगी कि अपने क्षेत्र में बीजेपी का उनका प्रदर्शन अच्छा रहे, क्योंकि 2018 में उतनी कामयाबी बीजेपी को नहीं मिली थी। मालवा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालवा निवाड़ से बीजेपी या तमाम सारे राजनीतिक पंडित जो जानते हैं वो कहते हैं कि सत्ता का रास्ता मध्य प्रदेश की वो मालवा निवाड़ से होकर गुजरता। 64 सीटें हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय एक महत्वपूर्ण उस क्षेत्र में कड़ी साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद पूरा मध्य प्रदेश नाप ही रहे हैं विकास पर्व के जरिए। तो 1 महीने का ये विकास पर्व 14 अगस्त तक, और फिर कुछ दिन के बाद सितंबर से ये यात्रा है। देखिए मनोज जी, यात्राओं का निश्चित तौर पर जो आपने कहा है बड़ा महत्व है। लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली तो बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। आप सोचिए कि मरी हुई कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा ने थोड़ी सी जान फूंक दी। बिल्कुल, कर्नाटक हिमाचल के नतीजे तो आप देखिए यात्राओं का अपना महत्व है। यदि मध्य प्रदेश में यात्राएं निकलने जा रही हैं तो इनका भी अपना महत्व है। यदि मालवा में कैलाश विजयवर्गीय यात्रा निकालेंगे तो उससे बीजेपी प्लस ही होगी, माइनस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के बड़े नेता हैं वो मालवा क्षेत्र के। यदि हम बात करें ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया यात्रा निकालेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। यात्रा तो कांग्रेस ने भी निकाली थी, भले ही वो गैर राजनीतिक यात्रा थी, नर्मदा परिक्रमा की थी दिग्विजय सिंह ने, लेकिन वो सत्ता में लौट आए थे और कांग्रेस खुद मानती है कि इसका बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, यही वजह है कि राजनीतिक व्यक्ति जब यात्रा निकालता तो गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकती है। देखिए उसका असर हुआ 2018 में, तो कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही है। सचिन यादव जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, सुभाष यादव के बेटे हैं छोटे, अरुण यादव के भाई हैं, वो 92 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, जो 37
गांव तक जाएगी, यानी उनके पूरा विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। तो वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि इस यात्रा से राजनीतिक लाभ मिले, और धार्मिक यात्रा है तो उसका लाभ मिलता है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कथाएं हो रही हैं, चाहे वो भगवत कथा हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, चाहे बागेश्वर धाम की कथा हो। खुद कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं, चुनरी यात्रा निकाल रही है, कावड़ यात्रा है, राजनीतिक दल के लोग निकाल रहे हैं, मंत्री विधायक निकाल रहे हैं। तो ये इसकी वजह है कि यात्राओं का महत्व होता है। ये राजनीति भी में हैं जो लोग, वो बेहतर तरीके से समझते हैं, लोग भी समझने लगे हैं। तो धार्मिक आयोजनों का एक वो फल मिलता है, कहते भी है ना, धार्मिक आयोजनों का फल मिलता है। तो चाहे वो राजनीतिक रूप से फल मिले, चाहे वो आपको आध्यात्मिक रूप से फल मिले, तो ये फल पाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो वोटों के रूप में फल चाहिए होता है, इसीलिए जो भी हर एक का जो धार्मिक आयोजन होता है उसका अलग महत्व होता है। हमने देखा है कि हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में आप देखिए कि यदि केस जीतना है तो आप धार्मिक आयोजन से उसको बल मिलता है। यदि आपके यहाँ कोई बीमारी है तो धार्मिक आयोजन अनुष्ठान वैसा कर लीजिए, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। तो सब हर तरह की वो क्रियाएं होती हैं उसमें। तो उसी तरह से धार्मिक आयोजन ये जो हो रहा है, उनका फल एक तरह से जो कराने वाला है, जो आयोजक है, वो चुनाव में अपने पक्ष में या चुनावी लाभ के लिए कर रहा है, तो उसको लाभ मिलता ही है। ये यात्राओं ने एक तरह से साबित कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में अब जब यात्राएं निकाल रहे हैं, बीजेपी भी निकाल रही, पहले से भी निकालती आई, बीजेपी का यात्राओं का एक बड़ा इतिहास है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी शुरू कर दिए, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा, इसलिए यात्राएं निकाली जा रही हैं। और वैसे भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। बिल्कुल। तो जो जोर देने की बात शुक्ला जी कह रहे थे, अशोक शुक्ला जी, कि क्यों ताकत लगा रही है बीजेपी, तो इसके बाद 2024 में चुनाव में जाना है, लोकसभा के चुनाव होंगे। तो आप देखिए इसको सेमीफाइनल मान लीजिए। यदि कर्नाटक एक चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है तो आप देखिए वो पूरे देश में माहौल बनाती है। क्या कहती है, क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यदि 3 राज्यों के परिणाम किसी भी दल के फेवर में आएंगे तो उसको जोश मिलेगी, ताकत मिलेगी, उसके कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उसका एक तरह से क्योंकि उसकी लड़ाई भी 24 को लेकर है। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगेगा कि हम देखिए सेमीफाइनल जीत गए, अब फाइनल में हमको लड़ाई लड़नी और जोर लगाएंगे तो हम फाइनल भी जीत जाएंगे। मान लीजिए यदि एक हम उदाहरण के तौर पर रह लें कि छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस जीत जाती है, मध्य प्रदेश भी जीत जाती है, तो उसका प्लस रहेगा ना, वो ये कहेगी देखिए हमारा माहौल बन रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का असर है और अब बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं, तो ये माहौल बनाने का काम भी करते। तो बीजेपी क्यों लूज करना चाहेगी? बीजेपी जोर लगाना चाहेगी कि मध्य प्रदेश में सत्ता में बरकरार रहे, कांग्रेस से राजस्थान में सत्ता छीने और छत्तीसगढ़ में भी सत्ता छीने। इसलिए हम देख रहे हैं कि बड़े नेता यहाँ डेरा डाले हुए हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो माहौल बनाना चाहते हैं, माहौल बनाने के साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस से टूटकर कुछ लोग बीजेपी में आए हैं, तो एक गुटबाजी दिख रही है, एक नाराजगी दिख रही है। वो भले ही सामने नहीं आ रही हो, तो लेकिन वो नजर आती है। तो शुक्ला जी, नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन हमने पिछली बार देखा था कि 140 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास थी, तब 50 के आसपास टिकट काटे गए थे। नतीजा ये हुआ कि हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कम से कम 70 टिकट काटना चाहिए। और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रियलाइज़ भी किया बाद में, क्योंकि जिनके बारे में वो कहते थे कि इनको तो हम जिता लेंगे, हमारे दम पे जिता देंगे, वो सारे बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए। अब ये खबर है कि अब 126 में से 50 से ज़्यादा टिकट काटने की बात हो रही है। तो माहौल अभी से इसलिए बनाया जा रहा है कि शायद कि जो जिनके टिकट कटे उनको अभी से ये समझ में आ जाए कि उनके साथ क्या हो सकता है, तो ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको मनाया भी जा सके, और रूठों को मनाने का जतन भी अभी से, कि ताकि भीतरघात को भी रोका जा सके। क्योंकि 2018 की हार में इसका भी एक बड़ा कारण यही था कि जो अपने लोग नाराज़ हुए थे, चाहे वो धीरज पटेरिया, समीक्षा गुप्ता हो, रामकृष्ण कुशमारिया, तो वो शायद स्थिति से भी बीजेपी बचने के, इसलिए भी इस बैठक में इस पर चर्चा हुई है। देखिए, हर चुनाव से पहले ये स्थिति बनती है कि जब पार्टी के भीतर कुछ लोग जिन्हें टिकट नहीं मिलती है, उनमें एक नाराजगी होती है और फिर एक भीतरघात की भी चर्चा होती है। कहीं कहीं भीतरघात होता भी है, बिल्कुल, लेकिन इसका बहुत असर तो देखने को नहीं मिलता है। ये ठीक है कि कहीं अगर मामूली अंतरों से कोई हार जीत हो रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये भीतरघात का दुष्परिणाम था। जो बात आपने टिकट काटने की बात की है, भारतीय जनता पार्टी का अगर अभी आप हाल का ये देखें तो कई स्थानों पर उन्होंने बहुत सारे लोगों की टिकट काटी, यूपी में भी टिकट कटी थी, कर्नाटक में भी कई लोगों की टिकट कटी थी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के खिलाफ अलग होती है, और जो स्थानीय कैंडिडेट होता है उसके खिलाफ अलग तरह की एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। चेहरों को लेकर जो आप शायद जिक्र कर रहे हैं। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो 2 सर्वे हैं जिसकी जानकारी मेरे पास में थोड़ी सी, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत दुरुस्त जानकारी है मेरी, उसमें एक ये भी देखा जा रहा है कि कहाँ विधायकों को लेकर जनता में नाराजगी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के
जरूर कटेगी। जिनके बारे में ये फीडबैक है कि जनता उनसे किसी कारण से नाराज है, उसका कौन कौन लोग हैं, इसके नाम का खुलासा तो अभी नहीं उचित होगा करना। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर हाल में एक कोशिश करेगी कि इस बार और हम कांग्रेस को जो है सत्ता से अगर दूर रखने में कामयाब होते हैं तो फिर तो कांग्रेस बहुत लंबे समय तक जो है हाशिए पर ही बनी रहेगी। ये कोशिश केंद्र की भी है। और मैं आपको बता दूं कि 2004 में जब प्रमोद महाजन जी की सलाह पर बहुत अर्ली इलेक्शन हो गए थे, लोकसभा के चुनाव शाइनिंग इंडिया अपने साथ हो गए थे, तब भी ये कोशिश थी कि एक बार हम जैसे तैसे जो है कांग्रेस को अगर सत्ता से दूर रखने में कामयाब होते हैं तो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा ये देश। तो इस तरह की सोच अभी भी है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रदेश में भी कांग्रेस को जो है सत्ता से दूर रखा जाए और केंद्र में भी ये कांग्रेस जो है या जो विरोधी पार्टियां हैं वो कांग्रेस की मदद से या खुद कांग्रेस इनकी मदद से सत्ता में ना इसकी वापसी हो जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रदेश में सक्रिय है बल्कि आप ये समझिए कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बीजेपी जो है अपनी 23 और 24 की चुनावी तैयारियों में न जुटी हो। वो अंदरूनी भी अपने को मजबूत कर रही है और बाहरी तौर पर भी वो जो इस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकती है उस तरह की उसकी कोशिश है। और जो जितनी अभी आप रैलियां देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी देखिए वो लगातार चुनावी मोड पर है, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के दौरे हो रहे हैं, अन्य जगह भी उनके दौरे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है और उसकी ये गंभीरता निश्चित तौर पर जो है उसका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में वो कामयाब भी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी गंभीर तो है और हम देख भी रहे हैं उसके नतीजे कि लंबी लंबी बैठकें चल रही है और बीजेपी में नई बात नहीं बैठ के होना। लेकिन अगर अमित शाह एक महीने के अंतराल में 15 दिन के अंतराल में 2 बार आते हैं, एक बार रात्रि विश्राम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस बैठक के बाद भी बहुत कुछ हुआ होगा बंद कमरों में होटल के, जिसकी जानकारी नहीं आई क्योंकि आधी रात का वक्त हो चला था। तो अब कांग्रेस जहाँ खड़ी है और बीजेपी जहाँ खड़ी है और जो कर रही है, तो क्या अंतर देख पा रहे हैं अभी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस और बीजेपी के यदि संगठन के हिसाब से, तैयारियों के हिसाब से तुलना की जाए तो वो बेमानी है। कांग्रेस एक अलग तरह की पार्टी है जो अलग तरीके से काम करती है। वो नेताओं पर आधारित पार्टी है, उनका संगठन वैसा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 2018 के बाद से जिस तरह से कमलनाथ जी ने नेतृत्व संभाला मध्य प्रदेश कांग्रेस का, वो लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कोशिश मध्य प्रदेश अकेले में नहीं हुई, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बीजेपी के संगठन से उसको लड़ना है तो कहीं ना कहीं संगठन मजबूत करना होगा, क्योंकि वहां पर संगठन मजबूत नहीं था, वहां नेता मजबूत थे, क्षेत्रीय छत्रप मजबूत थे, जिनकी वजह से कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। लेकिन वो क्षेत्रीय छत्रप भी अब मजबूत नहीं है, या तो जो मजबूत है वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, या जो हैं उनको मजबूती उतनी प्रदान कर नहीं पा रही है कांग्रेस या कांग्रेस का आला कमान के क्षेत्रों में बांट दे मध्य प्रदेश को। आप देखिए पहले मध्य प्रदेश में क्या हालात थे, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय छत्रप थे कांग्रेस के पास, जिनकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आ जाती थी। और अगर वो बांट भी देगी तो क्या दिग्विजय सिंह कमलनाथ उसको टिकने देंगे, चलने देंगे? वही तो हालात हो गए कि जो क्षेत्रीय छत्रप जो ताकत होते थे कांग्रेस की, वही कमजोरी बन गए, क्योंकि खत्म कर दिया। जो बड़ा छत्रप हो गया उसने छोटे छोटे छत्रपों को खत्म कर दिया। इस वजह से कांग्रेस कमजोर हो गई, क्योंकि वो संगठन नहीं है उसका। वहां पे वहां जो छत्रप होते थे उनके समर्थक होते थे, उनके कार्यकर्ता होते थे जो उनके साथ पार्टी से चले जाते थे। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। सिंधिया आए, अपने साथ कितने विधायक ले आए, ये उनके समर्थक थे, पार्टी के होते तो नहीं आते। आप देखिए काम बीजेपी में भी टूट होती है। उमा भारती बीजेपी में टूट कर अलग पार्टी बनाती हैं, लेकिन क्या असर होता है उनकी पार्टी को, उनको वापस आना पड़ता है, चुनाव हार जाती है। देखिए चुनाव खुद हार जाती हैं। तो आप देखिए अलग अलग अंतर है। बीजेपी एक संगठन आधारित दल है जिसका संगठन बड़ा मजबूत है। यदि संगठन मजबूत है उसके साथ नेता के लोग समर्थक नहीं होते, कार्यकर्ता जो होते हैं वो संगठन के होते हैं। कुछ समर्थक होते हैं जो जा सकते हैं उनके साथ छोड़ के, बीजेपी से भी लोग छोड़कर जाते हैं। लेकिन आप देखिए क्या बड़ी संख्या में उनके समर्थक छोड़कर गए? निश्चित तौर पर नहीं गए, क्योंकि वो कार्यकर्ता है जो है ना संगठन से जुड़ा हुआ है। यहाँ संगठन एक बड़ी शक्ति है एक तरह से, और जो नेता है वो छोटी शक्ति है। कि सिद्धार्थ मलैया बगावत करता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जयंत मलैया पार्टी में बने रहते हैं। दीपक जोशी कांग्रेस में चले जाते हैं और उनका बेटा बीजेपी में अभी पदाधिकारी है। ये भी नजारा हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि बीजेपी में बने रहते हैं। सिद्धार्थ मलैया की हम बात करें तो उनको भी वापस आना पड़ता है ना, या वापस लाए जाते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, उमा भारती को देख लीजिए, आप देख लीजिए कि शुरुआत बलराज मधोक से की जाए। बहुत सारे हैं ऐसे मध्य प्रदेश में ही, चाहे सेजवार से लेकर आप प्रहलाद पटेल को, ये सब गए ना, फिर आए ना वापस बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी के संगठन की ताकत है। ये जब आप बीजेपी का नेता ये गुमान कर लेता है कि मैं बड़ा नेता हूं, वो अलग होता है पार्टी से, तो उसको अपनी
हकीकत पता चल जाती है और उसको पार्टी में लौटना पड़ता है, क्योंकि उसकी ताकत पीछे जो संगठन खड़ा है वो ताकत है। तो ये ताकत जो बीजेपी की है जो उसको ज्यादा अलग पार्टी बनाती है और इसकी वजह से वो लगातार देखते हैं हम किस तरह से चुनाव आक्रामक तेवर से लड़ती है, किस तरह से वो विरोधियों पे हमला करती है और सफलता भी उसको संगठन की बदौलत ही मिलती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को गंभीरता से ले रहा है, तो कुछ ना कुछ रोड मैप, कुछ ना कुछ प्लानिंग उनके पास जरूर लंबी चौड़ी होगी, जिसको आने वाले वक्त में वो सामने धीरे धीरे निकल कर आएगी। बहरहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी में बैठकों का दौर है और बीजेपी में बैठक भोजन विश्राम, ये उनके बारे में हमेशा हंसी मजाक में भी कहा जाता है और गंभीरता से, और पार्टी इस पर अमल करती दिखती है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बनने वाले हैं, कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होना है, लगातार यात्राएं निकलनी है, तो इतना तो जरूर है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की चुनाव की लड़ाई है वो रोचक होने वाली है। और बीजेपी भले कहे कि वो कांग्रेस मुक्त करना चाहती है, लेकिन देश में अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें तो जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है उसमें बीजेपी को 90% उसका सक्सेस रेट है। इसलिए बीजेपी भी चाहेगी कि कांग्रेस बनी रहे, लेकिन विपक्ष के रूप में। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।